Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 24th of June 2025. 24 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट पेज की न्यूज़ के साथ। रिक्वेस्ट आपसे रहेगी कि लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं बोलता नहीं हूँ, आप लोग करते नहीं है। सही है आप लोग का यार, है ना सिस्टम। मतलब मुझे लगता है नाच गाने के वीडियो बनाने ज़्यादा सही रहते हैं अदरवाइज़ पढ़ाई लिखाई और यूपीएससी तो ठीक है, 50-60 लाइक मिल जाएंगे, चलेगा। डू दैट फ्रॉम योर एंड, है ना। आप लोग भी दिखाओ कि नहीं यार, थोड़ा सा तो हम लोग भी अच्छे हैं। स्टार्ट करते सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ के साथ। ईरान लॉन्चेस मिसाइल एट यूएस बेसिस इन कतर एंड इराक। तो अब आप सबको पता है कि एक वॉर चालू हुआ, किसके बीच में चालू हुआ? ईरान और इजराइल के बीच में चालू हुआ। उसके बाद अमेरिका उसमें घुस गया। क्यों? क्योंकि अमेरिका के इजराइल के साथ रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है ना। और अब जा कर के ईरान भी रिटेलिएट तो करेगा ही। तो ईरान ने अमेरिका पर डायरेक्ट अटैक ना करके उसके एयर बेसिस जो कि कतर और इराक में है उनके ऊपर अटैक किया है। यहाँ पे दो नाम हैं जो आए हैं, वो अपन देख लेंगे ज़रूर कि कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे पहले आप देखो, Iranian armed forces said that the attack came in response to the blatant military aggression by the criminal regime of United States. कतर में अल उदैद एयरबेस था, याद रखिएगा, कतर में अल उदैद एयरबेस था, which houses about 10,000 American soldiers and also serve as the headquarter of the US Central Command. इसके अलावा ईरान ने स्ट्राइक किया टारगेट आइन अल असद बेस, जो कि इराक में है, याद रखिएगा, वेस्टर्न इराक में आइन अल असद, एंड जो कतर में है अल उदैद एयरबेस। तो दीज आर द टू एयर बेसिस जहाँ पर अटैक किया। एंड ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे जो एयर बेसिस जो कतर है उसका ये कहना है कि जिनका अटैक था उसको हमने एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब कि शील्ड कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अटैक तो अटैक ही है। लेट्स सी कि क्या होता है। अदरवाइज याद रखिएगा। थोड़ा सा मैं इस न्यूज़ आर्टिकल में स्टैनली जॉनी का कल एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था जिसमें इजराइल और यूएसए के रिलेशन के बारे में मेंशन है कि क्यों इजराइल और यूएसए का रिलेशन इतना करीबी है। तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आप सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एस्केलेट कर दिया वॉर बिकॉज ऑफ द इजराइल, एंड इसमें फोर्दो, नतांज और इस्फहान की 3 फैसिलिटीज़ पर अटैक किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे यूएस और इजराइल की रिलेशनशिप जो शुरुआत होती है उसका बैकग्राउंड बता दूँ तो आपको, जब ज्यूइश होमलैंड की मांग चल रही थी ना 1919 के आसपास, तो यूएस ने उसको सपोर्ट किया था ज्यूज़ द्वारा। ज्यूज़ ने जब ये कहा कि ये जेरूसलेम की जो धरती है वो उनकी है और यहाँ पे वो ज्यूइश होमलैंड बनाएंगे, तो इसको सपोर्ट किया गया था। और एक डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा कि जो इजराइल के फॉर्मेशन से रिलेटेड है वो है बेल्फोर डिक्लेरेशन। तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। कभी अगर यूपीएससी ने गलती से पूछ लिया कि बेल्फोर डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो एक्चुअली बेल्फोर डिक्लेरेशन 1922 का जो है बेसिकली रिलेटेड है विद द फॉर्मेशन ऑफ इजराइल के फॉर्मेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना। एंड इनिशियली पहले याद रखना आप लोग की यूएस जो है वो वन ऑफ द इनिशियल कंट्रीज थी जिसने ज्यूज़ के फॉर्मेशन, ज्यूज़ लैंड के फॉर्मेशन के लिए हामी भरी थी, ठीक है ना। इसके बाद जब 6 डे वॉर हुआ 1967 में, 6 डे वॉर हुआ, तो उस समय भी यूएस ने एक स्ट्रैटेजिक अलाई के रूप में इजराइल को सपोर्ट किया। और यूएस ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब लगभग $158 बिलियन के आसपास वर्ल्ड वॉर 2 से अभी तक दे चुका है फॉर मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड। करेंटली 3.8 बिलियन पर ईयर दिया जाता है बाय द यूएस। ट्रेड में लगभग $50 बिलियन एनुअली ट्रेड होता है। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस और इजराइल एक दूसरे के। जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो जो आयरन डोम है, आयरन डोम मतलब कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम है वो यूज़ करता है यूएस के पार्ट्स और यूएस की फंडिंग को। और यूएस ने लगभग 50 से भी ज़्यादा बार इजराइल को शील्ड किया है यूनाइटेड नेशंस में वीटो करके, ठीक है ना। लगभग 50 से ज़्यादा बार शील्ड किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएन वीटो में इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फेस करने के बावजूद। तो दिस इज़ हाउ द इजराइल इज़ बीइंग बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को पता है कि इजराइल एक बहुत बड़ा एलाय उनका है वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के अंदर, एक बफर स्टेट जो कि क्रिएट ही किया गया है फॉर दैट रीज़न, है ना। तो ये चीज़ समझते नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये स्टेट क्रिएट ही यूएसए ने इसलिए किया था ताकि यहाँ के रीजन को इनडायरेक्टली रूल किया जा सके। 1973 का योम किप्पूर वॉर जो था उसमें वो भी इजराइल का ही वॉर है, आपको पता होना चाहिए। यूएस मिलिट्री ने हेल्प किया था इजराइल को टू रिकवर फ्रॉम सरप्राइज अटैक्स। इसके अलावा यूएस ने पीस कीपिंग ट्रूप्स भेजी थी 1982 लेबनान इन्वेजन के दौरान।
एंड यूएस ने हमेशा सपोर्ट किया इसराइल को ड्यूरिंग द इंटिफाडाज। इंटिफाडा मतलब कि जब इसराइल के अगेंस्ट वहाँ पे इंटरनल रेबेलियन शुरू हुआ था हमास का, और उसको इंटिफाडा बोलते हैं, द फर्स्ट इंटिफाडा, सेकंड इंटिफाडा। तो उस समय भी यूएस जो है उसने सपोर्ट किया था। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, एंड ट्रम्प के एरा में ये चीज़ और ज़्यादा ओपनली और ब्लेटेंटली हो रही है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़ आर्टिकल। यहाँ मैंने दो चीज़ें आपको बता दी। बैलफोर डिक्लेरेशन का नाम याद रखना, योम किप्पुर वॉर याद रखना। तो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हो, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आगे मूव करते देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। यू कैन मूव अहेड विद मी, आप बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। सेकंड न्यूज़ आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पे आप फोटोग्राफ दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे गोदावरी नदी के बारे में है। राजमहेंद्रम सिटी में गोदावरी की फ़ोटो है। तो यहाँ पे गोदावरी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, गोदावरी की मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो गोदावरी की 2 तरीके की ट्रिब्यूटरीज, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पूर्णा नदी आती है जिसका ओरिजिन महाराष्ट्र में है। प्राणहिता नदी आती है जिसका जो फॉर्म होती है बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब कि 3 नदियाँ जब मिक्स होती है तो प्राणहिता बनती है। 3 नदियाँ कौन कौन सी है? वेनगंगा, पेनगंगा और वारधा। ठीक है। इंद्रवती रिवर का ओरिजिन छत्तीसगढ़ में, ये भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सबरी नदी जो कि ओरिजिनेट उड़ीसा में होती है, वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में गोदावरी की नदियां हैं। मंजीरा नदी जिसका ओरिजिन कर्नाटका में है, मनैर नदी जिसका तेलंगाना में है, दुधना नदी जिसका कि महाराष्ट्र में है, और किन्नेरा सानी नदी जो कि तेलंगाना से फ्लो होती है। जो कि आपको याद रखना है ट्रिब्यूटरीज वो प्राणहिता है क्योंकि 3 नदियों का संगम है, पेनगंगा, वेनगंगा और वारधा। इंद्रवती विच इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि एक तो इंद्रवती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होती है। एंड मंजीरा विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर वाटर सप्लाई टू हैदराबाद। मंजीरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैदराबाद में पानी सप्लाई करती है भी है। तो ऑल दिस रिवर्स आर इंपॉर्टेंट। ट्रिब्यूटरीज अपन ने डिस्कस कर ली क्योंकि क्वेश्चन पूछता है ट्रिब्यूटरीज का, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में को डिस्कस करना है। कैन मूव अहेड। ओआईसी यहाँ पे न्यूज़ में आया था। ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने कुछ कमेंट किया है इंडिया के बारे में, जिसके बारे में इंडिया ने कहा है कि इट इज़ अनवारंटेड एंड फैक्चुअली इनकरेक्ट, है ना। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जो ओआईसी है वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलता ही रहता है हमेशा, क्योंकि कुछ बिकॉज ऑफ इट्स रीजंस एंड ऑल। तो हम पहले ओआईसी के बारे में देख लेते हैं। तो ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस विद द मेंबरशिप ऑफ 57 स्टेट्स स्प्रेड ओवर 4 कॉन्टिनेंट्स। तो 4 कॉन्टिनेंट्स के 57 स्टेट्स मेंबर हैं। ये सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो आप आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये कलेक्टिव वॉइस है ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। इट इंडेवर्स टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी। इसका जो फॉर्मेशन है अगर हम बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड अपॉन अ डिसीजन ऑफ द हिस्टोरिकल समिट विच टुक प्लेस इन रबात विच इज़ इन द किंगडम ऑफ मोरक्को। तो रबात किंगडम ऑफ मोरक्को में एक समिट होता है। कब होता है? 1969 में, 25 सितंबर 1969 में। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि अल अक्सा मॉस्क जो है जेरूसलम में, उस पर अटैक हुआ था। उसके बाद इसको ये मतलब ये हिस्टोरिकल समिट हुआ रबत किंगडम ऑफ मोरक्को में 25 सितंबर 1969 को, ठीक है ना। एंड द ऑर्गेनाइजेशन वॉज स्टैब्लिश्ड अपॉन दैट डिसीजन। इसके बाद 1970 में इनॉग्रल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स रखा गया। पहली बार 1970 में रखा गया। एंड ओआईसी बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि इट इज़ टू एस्टैब्लिश सॉलिडारिटी अमंग द मेंबर स्टेट्स स्पेशली द मुस्लिम स्टेट्स, है ना, एंड टू सपोर्ट रिस्टोरेशन ऑफ कंप्लीट सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी मेंबर स्टेट अंडर द ऑक्यूपेशन, टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द डिफेमेशन ऑफ इस्लाम। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ओआईसी के फंक्शंस हैं, फाउंडेशन बता दिया, ईयर बता दिया, जगह रबत याद रखना, किंगडम ऑफ मोरक्को, और इसका मेन काम याद रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूएन, ये भी आप एक फैक्ट याद रखना। सुप्रीम कोर्ट्स 3-year बार एक्सपीरियंस रूल फॉर जज एग्जाम ट्रिगर्स कंसर्न। अब आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिसेंटली जजमेंट दिया था जिसमें ये कहा कि भैया अगर आपको जज का एग्ज़ाम मतलब जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन अगर लड़ना है फॉर जो जजशिप होती है उसको पाने के लिए, तो यू विल हैव टू हैव एटलीस्ट 3 year ऑफ बार एक्सपीरियंस, ठीक है ना। तो कोर्ट डिसीजन ने कहा यू मस्ट हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ बार एक्सपीरियंस इन ऑर्डर टू गिव दैट एग्जामिनेशन। एंड ये जो उन्होंने कहा ये
कौन सी रिपोर्ट के बेसिस पे कहा है, तो दे हैव डन इट ऑन द बेसिस ऑफ शेट्टी कमीशन रिपोर्ट। याद रखिएगा, देयर वाज अ शेट्टी कमीशन। तो अगर यूपीएससी आपसे शेट्टी कमीशन के बारे में पूछता है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट थी जिसने कहा था 3 साल का एग्जामिनेशन के बारे में। तो ये 1999 में रिपोर्ट आई थी। कब आई थी ये रिपोर्ट? 1999 में। कौन सी रिपोर्ट? शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उसी को बेसिस बनाया है। हालांकि जो पिटिशनर्स हैं अभी उन्होंने ये कहा है कि भाई जो प्रेजेंटली ऑलरेडी इनरोल हो चुके थे इस डिसीजन के पहले, उनके लिए लॉ ना लागू रहे, ये लॉ 2027 से लागू हो, है ना। जब अभी के फ्रेश बैच वाले मतलब ग्रेजुएट्स निकले तब के लिए आप ये करो, तब ठीक लगता है। हालांकि जो पिटिशनर्स का ये भी कहना है कि ये शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट को ढंग से नहीं पढ़ा गया है, क्योंकि उसमें साफ साफ पे लिखा है कि सच, देखो ये लिखा है शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट में, सच रिक्वायरमेंट में नॉट बी नेसेसरी इफ रोबस्ट ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड पोस्ट सिलेक्शन। मतलब सिलेक्शन के बाद अगर आप रोबस्ट ट्रेनिंग देते हो ना, ये 3 साल की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी करनी पड़ेगी, ये शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट खुद कहती है। तो यही ऑथर ने यहाँ पे बताया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे देखते हैं एडिटोरियल पार्ट में। ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर ये आया है, इल्यूजन ऑफ अ सर्जिकल स्ट्राइक। तो ऑथर ने यहाँ पे बताया कि किस तरीके से इजराइल एंड यूएस ने जो लॉन्च किया अटैक न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट करने के लिए, वो सफिशिएंट नहीं होंगे। पहली चीज़ तो है कि ऑथर ने कहा है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इतनी आसानी से डिसमेंटल नहीं किया जा सकता। चाहे फोर्दो की फैसिलिटी हो, चाहे नताज़ की फैसिलिटी हो, वो लगभग 100 मीटर के अंदर तक बना हुआ है। केवल और केवल यूएस का जो बंकर बस्टर बॉम्ब है GBU-57, उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो इसको डिस्ट्रॉय कर सके। इसके अलावा इजराइल के पास तो ना एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि उस बॉम्ब को ले जा सके, ना ही GBU-57 है ना। तो और इजराइल के पास है भी तो GBU-28 है, जो कि केवल 5 से 6 मीटर ऑफ कंक्रीट को ही पेनिट्रेट कर सकता है, लेकिन फोर्दो में तो 100 मीटर तक है। तो ऑथर ने वही बोला कि सक्सेसफुल अटैक आपने किया है, लेकिन ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो सफिशिएंट नहीं है। ईरान कैन रीबिल्ड क्विकली, जैसा कि स्टक्सनेट साइबर अटैक हुआ था जब 2010 में। स्टक्सनेट आप लोग को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, स्टक्सनेट क्या था? एक साइबर अटैक था जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर किया गया था। ये भी इजराइल ओरिजिनेटेड था और ईरान के ऊपर ही किया गया था। तो ईरान में हुआ था ये स्टक्सनेट ज़रूर याद रखना, 2010 में हुआ था ये। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपने नोट्स में अलग से रख लो। स्टक्सनेट क्या है? स्टक्सनेट यानी कि मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग आप लोग को ताकि दिक्कत ना हो। स्टक्सनेट है ना। तो कब हुआ था? 2010 में हुआ था। ये साइबर अटैक था किसके ऊपर? ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर। हालांकि ये इसका ओरिजिन भी कहाँ हुआ था? इजराइल में ही हुआ था। तो आप ये याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो ऑथर ने वही कहा है कि ये 2010 में भी अटैक हुआ था, लेकिन ईरान ने बहुत जल्दी रीबिल्ड कर दिया। उसका रीज़न है कि ईरान का जो प्रोग्राम है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, रिडंडेंट एंड फोर्टिफाइड है ना। इराक में ऐसा नहीं है, लेकिन ईरान में है। तो ऑथर ने वही बोला है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है वो इतने जल्दी आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे, एंड ऑब्वियसली बात है कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, आप लोग के जो वॉर की कॉस्ट है। इसके अलावा ईरान रिटेलिएट कर सकता है इराकी सीरियन मिलिशिया के माध्यम से, हाउदीज़ के माध्यम से, ठीक है ना। एंड ये सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ पे बताई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड फुल स्केल जो वॉर है अगर होता है, इफ़ द फुल स्केल वॉर हैपन्स, then it will disrupt the oil supplies, it will destabilize the fragile states, it will drag the US and its allies into prolonged conflict, है ना। मिलिट्री स्ट्राइक्स जो हैं वो केवल उसको डिसआर्मामेंट करने के लिए काफ़ी नहीं रहेंगी, केवल डिले कर सकती हैं, डिस्टेबलाइज कर सकती हैं। तो दैट इज़ व्हाट दी ऑथर सेज। एंड इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है लास्ट में कि डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। आप वॉर करके आज के टाइम में किसी कंट्री को इस तरह से नहीं कर सकते हो, और हाँ, डिप्लोमेसी के माध्यम से आप न्यूक्लियर प्रोग्राम में रेजिलियंस दिखा सकते हो। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन सजेस्टेड बाय दी ऑथर। द सॉरी स्टेट ऑफ साउथ एशियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया है, ये लिखा गया है किस तरीके से साउथ एशिया जो है, इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन्स। अगर हम इंट्रा सार्क ट्रेड की बात करें तो केवल 5 से 7% टोटल ट्रेड का, only 5 to 7% of the total trade is basically इंट्रा सार्क। अगर हम वही EU में कंपेयर करें तो 45% इंट्रा EU है। आसियान में 22% इंट्रा आसियान है। नाफ्ता यानी कि नॉर्थ अटलांटिक जो फ्री ट्रेड एसोसिएशन है, इसमें 25% है।
इसके अलावा एक्चुअल ट्रेड अगर देखें तो $23 बिलियन के आसपास है इसमें सार्क के अंतर्गत। पोटेंशियल जहाँ 172 बिलियन के आसपास है, डॉलर के आसपास, वही हम केवल सार्क साउथ एशिया में केवल $23 बिलियन के आसपास करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अनयूटिलाइज्ड है। सबसे पहले ऑथर ने बताया कि क्या रीजंस हैं इसके। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान में, म्यांमार, वहीं बांग्लादेश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है नहीं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्यों नहीं? क्योंकि रीजनल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इसके अलावा सिक्योरिटी नहीं है, प्रॉस्पेरिटी ना होने का वो भी एक अपने आप में रीजन है। इसके अलावा बहुत इंटीग्रेटेड रीजन है, क्योंकि अगर आप देखें इंडिया और पाकिस्तान का ही हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। बांग्लादेश है, मालदीव्स है, अफ़गानिस्तान, नेपाल है, ऑल दिस कंट्रीज़ जो बहुत पोटेंशियल हुआ करता था वो हमने फुलफ़िल नहीं किया है। ट्रेड टू जीडीपी ड्रॉप हो चुका है हमारा, ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ चुका है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर द रीजंस कि क्यों हम इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं प्रॉपरली। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि जो ट्रेडिंग कॉस्ट है वो सार्क में बहुत ज़्यादा है, वो 114% है। मतलब जितना गुड्स एंड वैल्यू ट्रांसफ़र हो रहा है उसका 114% ट्रेड कॉस्ट है। वहीं पे अगर हम आसियान की बात करें तो कॉस्ट बहुत कम है, 76% के आसपास है। तो हाई जो कॉस्ट है वो भी डिस्करेज करती है रीजनल वैल्यू चेन्स को, ठीक है। और इसका मेन रीजन है कि बैरियर्स है इनएफिशिएंट ट्रेड गवर्नेंस, पुअर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ट्रस्ट डेफिसिट, ट्रस्ट की कमी है, और बहुत सारे अनटैप्ड एरियाज़ हैं, चाहे गुड्स है, सर्विसेज हों, चाहे इन्वेस्टमेंट हो। तो हमको बढ़ाने की आवश्यकता है ये सारी चीज़ें। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे देख लेते हैं और क्या मेंशन्ड है। तो यहाँ पे एक टर्म यूज आज आया था, इवेपोरेटिव डिमांड और थर्स्ट वेव। तो ये दोनों मैं आपको बता देता हूँ। इवेपोरेटिव डिमांड का मतलब है इट इज़ द मेजर ऑफ हाउ थर्स्टी द एटमॉस्फेयर इज। एटमॉस्फेयर को कितनी प्यास लगी है इसकी वैल्यू जो हम निकालते हैं तो वो पता चलता है एवेपोरेटिव डिमांड से, ठीक है ना। तो कई बार क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बहुत ज़्यादा जब गर्मी बढ़ जाती है तो इन्वायरमेंट और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी थर्स्टी हो जाता है, और वो फिर नीचे से इवेपोरेशन को बढ़ा देता है, ठीक है ना। लैंड से बहुत ज़्यादा पानी लेने लगता है, प्लांट से, ट्रीज से, तो उनको सूखा कर देता है। तो इसको बोलते हैं इवेपोरेटिव डिमांड, ठीक है ना। एंड इस अगर 3 दिन से ज़्यादा इंटेंस इवेपोरेटिव डिमांड है तो उसको हम बोलते हैं थर्स्ट वेव। याद रखिएगा, एक टर्म यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक और एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉइन किया है थर्स्ट वेव का, THIRSTWAVE, थर्स्ट वेव, जो कि डिनोट करता है 3 या उससे ज़्यादा कंटिन्यूस डेज ऑफ इवेपोरेटिव डिमांड। तो जो इवेपोरेटिव डिमांड मैंने आपको बताया उसको अगर 3 दिन तक चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं थर्स्ट वेव। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। आसियान के बारे में अब आया था, यहाँ पे देखो इंडिया और आसियान अपने डील के बारे में कुछ कर नहीं पा रहा, उसके ऊपर था। तो आसियान 1967 में बना था, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोलते हैं इसको, बैंकॉक थाईलैंड में बना था। फाउंडिंग मेंबर थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। मतलब ये 5 मेंबर थे जो फाउंडिंग मेंबर थे। और इसके अभी प्रेजेंटली 10 मेंबर्स हैं। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, मलेशिया कैपिटल है कुआलालंपुर, फिलीपींस कैपिटल है मनीला, सिंगापुर कैपिटल है सिंगापुर, थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, ब्रुनेई की कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन, वियतनाम की हनोई, लाओस की वियंतियाने, म्यांमार की नेपिदो एंड कंबोडिया की phnom पेन। याद रखिएगा, these are the capitals and the countries which are part of ASEAN. So that is it for the day, friends. I hope you liked our video. Please like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.